गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और उसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम की रिवीजन आज हम करेंगे। इसमें हमारे दो टॉपिक्स हैं और इसमें करना क्या होता है कि इंश्योरर जो होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, वो बिजनेसमैन को कितना क्लेम देगी वो कैलकुलेशन करनी है। क्लेम दो पर्पस के लिए मिलेगा, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और लॉस ऑफ प्रॉफिट बाय फायर। कि अगर आग लगती है तो उसमें जो स्टॉक का क्या नुकसान हो रहा है उसका कितना क्लेम मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करना है। और अगर आग लग जाती है तो स्टॉक का तो नुकसान होता ही है, साथ में नुकसान होता है, तो उसमें जो प्रॉफिट का लॉस होता है उसका क्लेम कैसे मिलेगा, वो दोनों चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में कैलकुलेट करनी है। बेसिकली कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, इसमें कोई अकाउंटिंग वगैरह हमने नहीं करनी है। तो दोनों टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आपका है लॉस ऑफ स्टॉक। अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आती है आपकी इंश्योरेबल वैल्यू। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या होती हैं ये। सबसे पहले इसमें आती है इंश्योरेबल वैल्यू। इंश्योरेबल वैल्यू जान सकते हो क्या है? इंश्योरेबल वैल्यू जिस इंश्योरेंस हमने कराई है, इट इज अ वैल्यू ऑफ स्टॉक और प्रॉफिट दैट कैन बी इंश्योर्ड। मैक्सिमम अमाउंट जिसका हमें नुकसान हो सकता है अगर आग लग जाती है, तो वो इंश्योरेबल वैल्यू है। मान लीजिए 31 मार्च 2020 को कहीं आग लगी और 31 मार्च 2020 को जितना स्टॉक उसके पास उतना होगा, उतना जो स्टॉक होगा वो आपकी इंश्योरेबल वैल्यू होगी। इट इज अ मैक्सिमम लॉस दैट बिजनेसमैन कैन हैव इन केस ऑफ फायर। आग लगने पर मैक्सिमम लॉस हो सकता है, जितने का स्टॉक पड़ा होगा वो आपकी इंश्योरेबल वैल्यू है। मान लो एक पर्सन है, उसके पास है, अगर गाड़ी का मान लो जाती है, एक्सीडेंट नहीं बोल रहा, एक्सीडेंट में आपका लॉस पूरा नहीं होता, अगर मान लो गाड़ी चोरी होगी तो आपका कितना होगा? आपका मैक्सिमम लॉस जितने की वो वैल्यू है, वही वैल्यू है मैक्सिमम लॉस। मैंने एग्जांपल दिया आपको स्टॉक की कि जितना स्टॉक वहां पर था उस समय वो सारा जल सकता था और आपको उस क्या हो सकता था, नुकसान हो सकता था। वो सारे स्टॉक की जो वैल्यू होगी वो आपकी इंश्योरेबल वैल्यू होगी। ठीक है। सम इंश्योर्ड का मतलब होता है जितने की इंश्योरेंस करवाई है आपने। सम इंश्योर्ड का मतलब होता है जितने की इंश्योरेंस करवाई है। मतलब देखिए, आप अगर ये 31/3/20 है, वैल्यू ऑफ स्टॉक आपके पास 10 लाख का है और आप इस दिन इंश्योरेंस कंपनी के पास इसकी इंश्योरेंस करवाने चले जाते हो, तो आप मैक्सिमम 10 लाख की इंश्योरेंस करवा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको प्रीमियम पे करेगा। तो आप इतने की इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहते, आप चाहते हो कि स्टॉक इंश्योर्ड सिर्फ 6 लाख का करना है, आपने सारी की इंश्योरेंस नहीं करवाई। तो इसमें से जितने की आपने इंश्योरेंस करवाई, 10 लाख का तो मैक्सिमम स्टॉक है, सारे का सारा इंश्योर्ड नहीं है, जितने की इंश्योरेंस आपने करवाई है वो होता है सम इंश्योर्ड। जितने की आपने इंश्योरेंस करवाई है वो होता है सम इंश्योर्ड। तो सम इंश्योर्ड मे बी इक्वल टू दिस इंश्योरेबल वैल्यू और इट मे बी लेस देन वैल्यू। और अक्सर जब हम थर्ड पार्टी, अपने गाड़ियों के केस में सुना होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है बता सकते हो? थर्ड पार्टी इंश्योरेबल वैल्यू क्या होती है? एक्सीडेंट होने पर जितना मैक्सिमम हो सकता है, का नुकसान हो सकता है, का नुकसान हो सकता है, और जिसके साथ का भी नुकसान हो सकता है ना, एक हो गया नुकसान हो सकता है और एक इसका नुकसान हो सकता है, और तीसरा सामने वाली पार्टी जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसका भी नुकसान हो सकता है। तो कलेक्टिवली सबको मिला के इंश्योरेबल वैल्यू। लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ओनली पार्ट ऑफ हम लोग इंश्योर्ड करवाते हैं। थर्ड पार्टी में हम लोग सिर्फ वो लॉस कवर करते हैं जो तीसरी पार्टी का होता है। उसमें ड्राइवर और गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं होती है, उसमें सिर्फ सामने वाली की इंश्योरेंस होती है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो अगर सामने वाली पार्टी हमसे क्लेम मांगेगी तो हमें वो नहीं देना पड़ेगा,
इंश्योरेंस कंपनी जाकर क्लेम दे देगी वो आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, वो आपका स्टॉक, वो आपकी इंश्योर्ड वैल्यू है। क्लियर? अब आप बोलते ना फुल इंश्योरेंस करवा ली। फुल इंश्योरेंस का मतलब जितनी गाड़ी की वैल्यू है वो सारी की सारी कवर है। और हमेशा नुकसान होता है। सम इंश्योर्ड जो होती है वो हमेशा अगर इंश्योरेबल वैल्यू से कम है तो उसमें लॉस आता है, उसमें एवरेज करता है जब आप क्लेम देते हो। क्लियर? चलिए, तो इट इज दैट पार्ट ऑफ इंश्योरेबल वैल्यू विच इज इंश्योर्ड। मान लीजिए इंश्योरेबल वैल्यू आपकी है 1 लाख की और सम इंश्योर्ड आप सॉरी 10 लाख की, आप 1 करोड़ की सॉरी इंश्योरेबल वैल्यू, और आपने अगर सम इंश्योर्ड करवाया है 80 लाख का, तो इसका मतलब आपने 80% इंश्योरेंस ली है। अच्छा, लोग कम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? जस्ट टू सेव। सारी इंश्योरेंस नहीं करवाते और इंश्योरेंस का कवरेज जो होता है वो कम लेते हो, उसका एक ही कारण होता है कि आप अपने प्रीमियम को सेव करना चाहते हो। बट अगर नुकसान हो जाए ना तो वो ज्यादा लॉस होता है वहां पर। इसलिए हमेशा जब भी इंश्योरेंस करवाओ तो आपको अपनी जो इंश्योर्ड है सम इंश्योर्ड वैल्यू के करना पड़ेगा। इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट दैट इंश्योरेंस कंपनी पे इन केस ऑफ लॉस। और अगर नुकसान हो जाता है तो दिस इज अ मैक्सिमम अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी, इससे ज्यादा पे नहीं करेगी। और इट इज आल्सो नोन एज पॉलिसी अमाउंट, और इतने की ही पॉलिसी होगी। सम इंश्योर्ड वही है जिसकी पॉलिसी हुई है। क्लियर? इन नो केस सम इंश्योर्ड कैन एक्सीड इंश्योरेबल वैल्यू। मैंने आपको बता दिया कि सम इंश्योर्ड ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेबल वैल्यू के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। आप करा भी लो कोई फायदा नहीं है। आपकी गाड़ी की वैल्यू 10 लाख है, अब उसके 12 लाख का इंश्योरेंस करवा, पहली बात तो होगा नहीं, और मान लीजिए आपको करा भी लेना है तो आप प्रीमियम ही ज्यादा पे करोगे, आपको नहीं मिलेगा। अगर वो गाड़ी चोरी हो जाती है, लॉस आपकी 12 लाख का नहीं माना जाएगा। ठीक है? तो इन केस आप चाहो भी कि आपका सम इंश्योर्ड है या पॉलिसी अमाउंट है इंश्योर, तब भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो कहते हैं सम इंश्योर्ड कैन बी और इक्वल टू और कैन बी इक्वल टू और लेस देन इंश्योरेबल वैल्यू, हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। एग्जांपल लिया मैंने, ए केस है, बी केस है, सी केस है, डी केस है। आपकी इंश्योरेबल वैल्यू है एक केस में 10 लाख, आपने सम इंश्योर्ड करवा ली 10 लाख की। आपकी परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस कितनी है? 100%। बी है आपकी इंश्योरेबल वैल्यू की, और आपने सम इंश्योर्ड करवाई है 6,40,000 की, और आपकी इंश्योरेंस वैल्यू 80% होगी है। 20 लाख की आपकी सम इंश्योर्ड है और आपने 10 लाख की इंश्योरेंस करवाई है, इंश्योरेबल वैल्यू है, पॉलिसी अमाउंट 10 लाख है, तो ऐसे केस में आपने 50% इंश्योरेंस करवा ली है। डी केस में 25 लाख है और अगर आपने 20 लाख की इंश्योरेंस करवा लिया तो इसका मतलब आपकी क्या परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस इज बेसिकली इट्स 80%। अब इन तीनों केसेस में एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। एवरेज क्लॉज का मतलब क्या होता है कि जब आप नुकसान होगा तो आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना नुकसान होगा, उसके 80% मिलेगा इस केस में, उसको 50% मिलेगा इस केस में, और उसका 80% मिलेगा इस केस में। आपको पूरा नुकसान नहीं मिलने वाला क्योंकि आपने फुल इंश्योरेंस नहीं करवाई है। चाहे वो लॉस 10 रुपए का हो, चाहे वो लॉस 100 रुपए का हो, चाहे वो का हो, आपको जो क्लेम है ना एवरेज क्लॉज के हिसाब से मिलेगा। और एवरेज क्लॉज कहता है कि जितने परसेंट आपने इंश्योरेंस करवाई है उतने परसेंट ही लॉस का क्लेम मिलेगा। आपको लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज क्लॉज अप्लाई हो जाएगा। तो एवरेज क्लॉज कहेगा कि जितने परसेंट आपकी इंश्योरेंस है, तो 80% इंश्योरेंस है बी केस में, यहां पर आपका 50% इंश्योरेंस है और यहां आपका 80% इंश्योरेंस है, तो लॉस के केस में इसी परसेंटेज के हिसाब से क्लेम मिलेगा। यहां पर एवरेज क्लॉज लगेगा नहीं इस केस में, क्योंकि यहां पर इंश्योरेंस जो 100% है। ठीक है? उसके बाद अमाउंट ऑफ क्लेम तीसरा होता है, दिस इज द एक्चुअल अमाउंट पेड, इट इज एक्चुअल अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू द बिजनेसमैन इन केस ऑफ लॉस। ये वो अमाउंट है, तीन ना, एक इंश्योरेंस इंश्योरेबल वैल्यू जितनी मैक्सिमम इंश्योरेंस है, दूसरी क्या होगी जितने की आपने इंश्योरेंस करवाई है, तीसरा हो गया अमाउंट ऑफ क्लेम, आपको क्लेम कितना मिलेगा। ठीक है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ क्लेम कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन 3 थिंग्स। 3 चीजों
कैलकुलेट करोगे या इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगोगे, कौन कौन सी 3 चीजें होगी। पहली चीज होगी इसमें इंश्योरेबल वैल्यू पॉलिसी की क्या है, सम इंश्योर्ड कितना है, इससे पता चलेगा कि एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा या नहीं होगा। अगर तो ये दोनों बराबर हैं फिर तो एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, और अगर आपकी पॉलिसी अमाउंट या सम इंश्योर्ड इंश्योरेबल वैल्यू से कम है तो वहां पर आपको एवरेज कॉस्ट अप्लाई करना पड़ेगा और अमाउंट ऑफ लॉस ऑटोमेटिकली निकलेगा एवरेज क्लॉज अप्लाई करके। तो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप क्लेम लेना चाहते हो कि उसकी इंश्योरेबल वैल्यू क्या है, दूसरा पॉलिसी अमाउंट सम इंश्योर्ड कितनी है, और तीसरा आपको अमाउंट ऑफ लॉस कितनी है। अगर इन तीनों में से एक भी मिसिंग है तो पहले देखो, ये तो क्वेश्चन में कभी मिसिंग होगा ही नहीं, इट्स ऑलवेज गिवन। ये और ये मिसिंग हो सकते हैं क्वेश्चन में, तो पहले इन दोनों को निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद ही आप अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल पाओगे इन केस ऑफ बाय लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ठीक है, उसके बाद आता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वो बंदा होता है जिसने इंश्योरेंस करवाई है, इंश्योर्ड वो बिजनेसमैन होता है जिसने इंश्योरेंस करवाई है। इंश्योर्ड इज द पर्सन हु बाय इंश्योरेंस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, लॉस ऑफ इंश्योर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, इंडेमनिटी करती है इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड के लॉस को। अगर इंश्योर्ड को लॉस हो जाता है तो उसको कवर देने आती है, क्या कौन देता है, इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को कवर करती है। इंश्योर्ड पे प्रीमियम, इंश्योर्ड कंपनी को क्या पे करता है, प्रीमियम पे करता है, और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, को इंडेमनीफाई करती है केस ऑफ लॉस। और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसे हम बोलते हैं इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी को हम बोलते हैं इंश्योरर जो करता है। ठीक है, इट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी it received insurance premium from insured and promised to protect the insured against the risk of loss. ठीक है, और at the time of loss insurer pay claim to the claim pay करता है। तो these are the 5 terms जो इंश्योरेंस में चैप्टर आपके लिए रेलेवेंट होगी। ये 5 टर्म्स आई होप आपको क्लियर होंगी। कौन कौन सी, एक तो इंश्योर्ड और इंश्योरर है, ये तो पार्टीज है जो इन्वॉल्व है। इंश्योरर मतलब जो इंश्योरेंस करता है, इंश्योरेंस है, और इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस करवाता है और प्रीमियम पे करता है। उसके बाद आता है मैक्सिमम लॉस हो सकता है, जितने की वैल्यू है स्टॉक की वो इंश्योरेबल वैल्यू है। इंश्योर्ड का मतलब है जितने का आपने इंश्योरेंस करवाया है, इट मे इक्वल टू द इंश्योरेबल वैल्यू और इट मे बी सम केसेस लेस देन द इंश्योरेबल वैल्यू। और जो अमाउंट ऑफ लॉस क्लियर, जितने का नुकसान हुआ। अमाउंट ऑफ लॉस या क्लेम कैलकुलेट करने के लिए आपको तीनों चीजों का पता होना जरूरी है, नुकसान कितने का हुआ, वैल्यू कितनी है, सम इंश्योर्ड कितना है। क्वेश्चन में सम गिवन होता है, आपको 2 निकालनी होती है, वैल्यू अंडर इंश्योरेंस है, ओवर इंश्योरेंस है, मतलब एवरेज क्लॉज लगेगा कि नहीं लगेगा, और दूसरा लॉस आया है। ठीक है, चलिए केसेस है। पहला केस, इफ सम इंश्योर्ड इज लेस देन द इंश्योरेबल वैल्यू, अगर आपकी सम इंश्योर्ड इंश्योरेबल वैल्यू से कम है तो ऐसे केस में आपको हमेशा एवरेज क्लॉज अप्लाई करना है। एवरेज क्लॉज बेसिकली है क्या, कितने परसेंट इंश्योरेंस हुई है, वो है एवरेज क्लॉज। फॉर्मूला लिखा है सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय इंश्योरेबल वैल्यू। जैसे यहां पर हम लोगों ने केसेस किए थे, ये वाले ऊपर वाले, यही 80% जो आया ना, ये एवरेज क्लॉज से निकाला हमने, और ये 50% आया, ये भी एवरेज क्लॉज से निकाला, ये 80% आया, ये भी एवरेज क्लॉज से निकाला। मतलब सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल वैल्यू इट्स 80%, सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल वैल्यू इट्स 50%, सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल वैल्यू अगेन इट इज 80%। ये आपका एवरेज क्लॉज है। तो जब भी आपकी इंश्योर्ड है इंश्योरेबल वैल्यू से कम होगी, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज क्लॉज अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, और एवरेज क्लॉज आप अमाउंट ऑफ लॉस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मिलेगा। चलिए देखते हैं, एग्जांपल है, आपके पास इंश्योरेबल वैल्यू है 10 लाख की, 10 लाख की इंश्योरेबल वैल्यू है, सम इंश्योर्ड है 6 लाख। एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा क्योंकि आपने जो इंश्योरेंस करवाई है वो ओनली 60% है, वो ओनली 60% है। इंश्योरेबल वैल्यू 10 लाख है और सम इंश्योर्ड 6 लाख है, तो यहां पर आपने जो इंश्योरेंस करवाई है वो ओनली 60% है। जितने का भी नुकसान होगा उसका 60% क्लेम आपको मिलेगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ लॉस हुआ है 1 लाख, तो क्लेम कितना मिलेगा, वही 1 लाख का 60%, 60,000 एवरेज क्लॉज अप्लाई हो गया। जितना नुकसान हुआ है
उसका एवरेज क्लॉज अप्लाई। इसलिए मैं बोलता हूं कि फुल इंश्योरेंस करवाओ, कि ताकि क्लेम पूरा, प्रीमियम बचता है लेकिन नुकसान ज्यादा हो जाता है अगर क्लेम लेना पड़ जाए तो। ठीक। दूसरा केस, अगर इंश्योरेबल वैल्यू और सम इंश्योर्ड, दूसरा एग्जांपल सेम है, यहां पर इंश्योरेबल वैल्यू आपकी 10 लाख की है और सम इंश्योर्ड क्या है 6 लाख, तो यहां पर आपने अगेन 60% कवरेज की है और सैल्वेज वैल्यू दी हुई है। सैल्वेज वैल्यू का मतलब यह होगा कि सीधा क्या हुआ, इंश्योरेबल वैल्यू था 10 लाख, इतने का मैक्सिमम नुकसान हो सकता था और इसमें से 2 लाख की वैल्यू बच गई है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 8 लाख का नुकसान हुआ है। 10 लाख की आपकी इंश्योरेबल वैल्यू, मतलब मैक्सिमम नुकसान 10 लाख का हो सकता था। 10 लाख में से आपकी सैल्वेज वैल्यू 2 लाख है, तो आपको जो लॉस 8 लाख का हुआ है और 8 लाख के हिसाब से आपको 60% मिलेगा क्योंकि एवरेज क्लॉस लगेगा अगेन, तो 4,80,000 का आपको क्लेम होगा। ठीक है जी। तीसरा है जब आपकी सम इंश्योर्ड इंश्योरेबल वैल्यू के बराबर है। यही दो चीजें डिफाइन करती है कि कितने परसेंट आपको क्लेम। अगर आपकी सम इंश्योर्ड इंश्योरेबल वैल्यू के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब ये कि आपने 100% इंश्योरेंस करवा रखी है। तो 100% तो एक ही चीज कहती है, जितना नुकसान हुआ उतना क्लेम मिलेगा, जितना भी हो गया 100% क्लेम मिलेगा आपको, या क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। अमाउंट ऑफ क्लेम जो है अमाउंट ऑफ लॉस के बराबर ऑलवेज रहेगा। ठीक है जी। एग्जांपल है, इंश्योरेबल वैल्यू आपकी 10 लाख है, ये देखो, और सम इंश्योर्ड भी आपकी 10 लाख है, यानी कि 100% आपने इंश्योरेंस करवा रखी है। आपकी सैल्वेज वैल्यू 3 लाख है। सैल्वेज वैल्यू 3 लाख का भाव ये हो गया कि आपको 7 लाख का नुकसान हुआ ना, आग लगी होगी, तो नुकसान आपको इंश्योरेबल वैल्यू माइनस सैल्वेज वैल्यू, तो आपको नुकसान कितने का होगा, 7 लाख का। और अगर 7 लाख का नुकसान हुआ तो क्लेम भी है, क्योंकि अब इंश्योर्ड, तो आपको क्लेम भी 7 लाख का ही मिलेगा। ठीक है जी, क्लियर। अब सवाल आता है कि सर अगर हमें मान लो इंश्योरेबल वैल्यू ना पता हो और ना ही आपको लॉस पता हो तो कैसे कैलकुलेट करना। उसके लिए हमें मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाने का मकसद होता है हमें जिस दिन उस दिन का स्टॉक कैलकुलेट करना है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोल दीजिए, स्टॉक से बेटर अकाउंट बनाओगे तो सबको पता चल जाएगा कि जिस दिन आग लगी, साल के शुरू से लेके, मान लीजिए यहां से आपका साल शुरू हुआ और यहां पर आग लग गई है, तो यहां तक का आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो आपको यह बताएगा कि भाई इस दिन स्टॉक की वैल्यू क्या थी, इंश्योरेबल वैल्यू क्या थी, और फिर पता लगेगा कि इंश्योरेबल वैल्यू से कितना स्टॉक बच गया, वो आपका लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस आ जाएगा। और फिर अगर आपको पॉलिसी अमाउंट या सम इंश्योर्ड पता है, ऑटोमेटिकली क्या निकाल लोगे, क्लेम निकाल लोगे। क्लियर। अब सवाल आता है कि सर मेमोरेंडम कैसे निकालें, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट कैसे निकालें। तो उसके लिए हमें जीपी रेशियो चाहिए होती है पिछले सालों की, बाकी सब होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको क्लेम कैलकुलेट करना है, आपको चीजें चाहिए होती है। क्वेश्चन में इंश्योरेबल वैल्यू होनी चाहिए, लॉस अमाउंट पता होनी चाहिए और सम इंश्योर्ड पता होनी चाहिए, तो आप क्लेम निकालोगे। जैसे कि हमने एग्जाम्पलों में किया, बाई चांस आपको पता, दो ऑफकोर्स एक तो पता होगा, दो नहीं पता होगी, इंश्योरेबल वैल्यू पता नहीं होगी, लॉस नहीं पता होगा, तो ऐसे केस में हमें इंश्योरेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इंश्योरेबल वैल्यू निकालने के लिए हमें मेमोरेंडम अकाउंट बनाना पड़ेगा एज ऑन डेट ऑफ फायर। ये बनेगा साल के शुरू से लगी है उस दिन तक अकाउंट बनाएंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आएगा। वही स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर क्या होगा, इंश्योरेबल वैल्यू होगी, कि अगर आग लगी थी जिस दिन तो इतने का था, और फिर उसमें से जो स्टॉक बच गया सैलरी वैल्यू माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ स्टॉक होगा वो आपके अमाउंट लॉस होगा। पॉलिसी अमाउंट आपको पता ही होगी, क्लेम निकल जाएगा। क्लियर। कहता है कि स्टेप 1, व्हेनेवर देयर इज ए लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, क्लेम फाइल करेंगे किसके पास, बोलेंगे इंश्योरर को कि भाई क्लेम दो हमें। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर को अपॉइंट कर देगा।
सर्वेयर निकालेगा, देखो ये जो कैलकुलेशन करेगा ना वो सर्वेयर करेगा, वो हमारी बुक्स पे अप्लाई नहीं करेगा। हमारी बुक्स में करेगा कि कितना स्टॉक, अपनी कैलकुलेशंस करेगा, क्योंकि उन्होंने क्लेम देना ना, हमारी बुक्स तो यही कहेंगे कि स्टॉक तो बहुत ज्यादा था जब आग लगी, लेकिन वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बताएगा कि कितने का स्टॉक था, तो सर्वेयर अपॉइंट होता है। ठीक है, सर्वेयर इंश्योरेबल वैल्यू निकालता है ऑफ स्टॉक, दैट इज स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, एंड फॉर दिस पर्पस वो कौन कौन से स्टेप्स लेता है। ठीक है, ये पिछले साल का, यहां से लेके यहां तक का, इस दिन आग लगी, यहां से यहां तक का वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट बनाता है, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट बना के वैल्यू ऑफ स्टॉक जो इस डेट को होगा वो इंश्योरेबल वैल्यू होगी। और यहां से इस दिन का जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट बनाने के लिए आपको पिछले साल की जीपी रेशियो चाहिए होती है। अगर पिछले साल की जीपी रेशियो नहीं पता तो आपको पिछले साल का भी ट्रेडिंग काउंट बनाना पड़ेगा, वहां से जीपी रेशियो निकालनी पड़ेगी, वही जीपी रेशियो हम करंट ईयर पे अप्लाई कर, हम नहीं करेंगे, सर्वेयर पॉइंट करेगा। ठीक है, देखो जब सर्वेयर वो बनाएगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट, तो देखिए मान लीजिए ये 1/4/19 है, 31/3/20 है, क्या हुआ है, कर दो उधर से करवा दो, ट्विंकल जी चले जाओ ऊपर से, हैं चले जाओ नीचे, कोई बात नहीं कर रहे हो, एक मिनट कर दो। देखिए ये आपका 31/3/21 है, 1 जुलाई 20 को डेट ऑफ फायर, इस दिन लगी आग। अब जब इस दिन आग लगी तो अल्टीमेटली इस दिन का आपको स्टॉक निकालना पड़ेगा, इस दिन का जो स्टॉक होगा वही आपकी इंश्योरेबल वैल्यू होगी, और इस दिन जो स्टॉक का नुकसान हो गया वो यहीं से पता चलेगा। तो हम जो सर्वेयर है ना वो आप पे रिलाई नहीं करेगा, जैसे कि मैंने बोला वो अपना मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट बनाएगा। वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट कैसे बनाएगा, देखिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना वो इस पीरियड का बनाओगे, यहां से शुरू होके यहां तक के पीरियड का वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले साल का तो ट्रेडिंग अकाउंट पता ही होगा। अब जब बनाओगे तो सबसे पहले आप टू ओपनिंग स्टॉक लोगे, ये सर्वेयर बनाएगा, वो आप पे रिलाई नहीं करेगा, वो देखेगा ओपनिंग स्टॉक कितना था। ठीक है, आपके पास जब साल शुरू हुआ आपने परचेजेस कितने की, जब साल शुरू हुआ तब से फायर तक। ठीक है, बाय सेल, आपने जब साल शुरू हुआ तब से लेके डेट ऑफ फायर तक आपने कितने गुड्स बेचे हैं, सेल आ गई। उसके बाद इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा अगर ड्राइंग्स वगैरह है तो। ठीक है, अगर आपने यहां कोई सेल किया या कहीं गुड्स कहीं मूवमेंट किया वो एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने गुड्स कंजाइनी को भेज दिए, वो भी डालने पड़ेंगे कि आपने कंजाइनी को गुड्स भेजे हैं। मान लीजिए या आप इसे परचेज में से भी माइनस कर सकते हो, बाय एडवर्टीजमेंट के लिए गुड्स भेजे हैं आपने, वो भी माइनस हो जाएंगे। ठीक है, या कोई अबनॉर्मल लॉस हो चुका है गुड्स का, वो भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस सेल के ऊपर आपकी कितनी जीपी आई, जीपी रेशियो हम प्रीवियस ईयर की ले लेंगे और फिर इस सेल के ऊपर हम जीपी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, और जो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ जाएगा। ये आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है। अब कई बार ये चीज गिवन नहीं होती है, गिवन नहीं होगी तो हम पिछले साल के जीपी रेशियो
उठा लेंगे और या पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे और उससे वो जीपी आएगी उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो पिछले ट्रेडिंग अकाउंट भी सर्वेयर को पढ़ सकता है टू फाइंड आउट द दिस जीपी रेशियो। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, परचेज गिवन होगा, सेल गिवन होगा और जो गुड्स की मूवमेंट कहीं हुई है तो वो हो जाएगा और फिर जीपी रेशियो माइनस करेंगे तो जीपी रेशियो पिछले साल की उठा लेंगे, सेल इंटू जीपी रेशियो ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये बैलेंसिंग फिगर जो आएगी ये आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर होगा और यही आपकी इंश्योरेबल वैल्यू होगी। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर को निकालने में आपने हमेशा एक चीज का ध्यान सर्वेयर रखेगा, वो ये रखेगा कि जो फिजिकल स्टॉक है डेट ऑफ फायर को वही निकालना है उसने, कागजों के हिसाब से क्या आ रहा है वो नहीं निकालना। जो फिजिकल सेल कर दी और लेकिन गुड्स फिजिकली मूव नहीं हुए, गुड्स आपके पास ही पड़े हुए हैं तो उसको सेल ट्रीट नहीं किया जाएगा क्योंकि फिजिकली वो गुड्स जले हुए, तो दैट शुड बी द पार्ट। आपने गुड्स परचेज कर लिए लेकिन गुड्स आपके पास फिजिकली नहीं आए, हालांकि हम अकाउंट के लिए ऐसी परचेज को परचेज का पार्ट बना लेते हैं, लेकिन यहां पर हमें ये देखना है कि फिजिकल गुड्स कितने हैं। तो वो गुड्स होंगे नहीं हमारे पास, तो हम परचेज में वो जो गुड्स खरीदे हैं लेकिन गुड्स स्टॉक हमारे पास अभी तक आया नहीं, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, परचेज में उसको नहीं जोड़ेंगे। अगर कोई एडवर्टीजमेंट के लिए गुड्स गए हुए हैं, चाहे कोई फ्री सैंपल दे दिए हैं, चाहे गुड्स का इस्तेमाल और हुआ है, चाहे ड्राइंग्स हैं वो हम लोग हटा देंगे, चाहे कंपनी को बेचे हैं, कांच को बेचे हैं, वो सारे के सारे गुड्स हटा दिए जाएंगे कि वो फिजिकली वो गुड्स क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं है जिस दिन आग लगी है। तो इंश्योरेबल वैल्यू वो वैल्यू होगी जिस दिन लगी उस दिन आपके पास गुड्स कितने होंगे। ठीक है जी, उसके लिए हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, सर्वेयर अपॉइंट हो गया। ठीक है, सर्वेयर सबसे पहले पिछले साल रेशियो निकालेगा क्योंकि जीपी तो चाहिए होगी, क्योंकि वही जीपी रेशियो वो करंट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में अप्लाई करेगा और करंट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी को अप्लाई करके वो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकालेगा। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप वो क्या करेगा, कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो प्रीवियस ईयर और ईयर्स। अगर एक से ज्यादा ईयर्स के बारे में जानकारी है, 4 साल के पिछले ट्रेडिंग अकाउंट की जानकारी है तो पिछले साल जीपी निकाल लो, उसकी एवरेज ले लेंगे। ठीक है, और अगर एक ही साल की जानकारी आपके क्वेश्चन में तो एक ही साल की जानकारी होगी तो हम पिछले साल के हिसाब से जीपी रेशियो निकाल। कहता है कि कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर और ईयर्स इफ इंफॉर्मेशन अबाउट मोर देन वन प्रीवियस ईयर्स गिवन टू एस्टिमेट द ग्रॉस प्रॉफिट in year of fire. For this purpose trading account of the previous year or years is prepared. तो आपको पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहां से हमें जीपी रेशियो एस्टिमेट करनी पड़ेगी। जीपी ट्रेडिंग अकाउंट आपको ऑलरेडी बनाना आता है इसके तरीके से। ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सेल में सेल डाल देंगे और क्लोजिंग स्टॉक वगैरह वगैरह आ जाएगा। ये आपकी जीपी रेशियो आ जाएगी और जीपी रेशियो आपको नॉर्मल गुड्स की लेनी है। अगर कोई इसमें अब नॉर्मल गुड्स है उसको सेपरेटली ट्रीट कर लेंगे, उसमें नॉर्मल का पार्ट नहीं बनाएंगे। ये जीपी रेशियो हमेशा नॉर्मल गुड्स की होगी, बस इतना याद रखें। सिर्फ नॉर्मल गुड्स वो होते हैं नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेचा जाता है। अगर कोई गुड्स पिछले साल ऐसे रहे हैं जिनको हम लोगों ने लॉस पे बेचा है या उनकी अलग ट्रीटमेंट किया तो उसको बना के को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए हमें सिर्फ उन गुड्स की जीपी रेशियो से मतलब है जो नॉर्मली नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर बिके हैं। ठीक है, उसी से मतलब है। अगर साल कोई ऐसे गुड्स की जो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल पे बिके है या प्रॉफिट पर बिके हैं, उनको आके ट्रीट करना है आपने। क्लियर? तो पिछले साल की जब जीपी निकालोगे तो आगे चलते हैं, क्या लिखा है। नोट, व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रीवियस ईयर ग्रॉस प्रॉफिट ओनली नॉर्मल आइटम शुड बी कंसीडर्ड। नॉर्मल वैल्यूज आर दोज वैल्यूज ऑन विच नॉर्मल जीपी मार्जिन इज फॉलोड। तो आपको नॉर्मल गुड्स को ही कंसीडर करना है, एबनॉर्मल को अलग, उसके इफेक्ट को हटाना है और कॉलम में ट्रीट करना है। उसे में कोई मतलब नहीं है। और हम मान के चलेंगे करंट ईयर में स्टॉक उसका ही चला होगा, इसलिए हमें नॉर्मल जीपी चाहिए। ठीक है, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट मोर देन 1 ईयर्स, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट मोर देन 1 ईयर प्रीवियस ईयर्स is given, then calculate gross profit for all the previous year। सारे प्रीवियस ईयर की हम क्या निकालेंगे, जीपी रेशियो निकालेंगे, and then
टेक एवरेज ऑफ ऑल जीपीज टू एस्टिमेट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। उन सारे सालों की जीपी रेशियो एवरेज ले लेंगे और उस एवरेज को हम ये अज्यूम करेंगे कि करंट जिस आग लगी है उसमें उसकी जो जीपी रेशियो वो भी वही है। ठीक है, उसके बाद अगर कंपनी पहले साल में है, पहले साल ही आग लगी, ठीक है, तो कहता है कि इफ कंपनी फर्म इज इनटू फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन एंड डजंट हैव एनी प्रीवियस ईयर, तो नहीं है, देन बजटेड जीपी ऑफ मैनेजमेंट शुड बी कंसीडर्ड। तो मैनेजमेंट में अगर कोई बजट तो उसमें बजट में कोई जीपी रेशियो दी होगी उसका इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि उस केस में प्रीवियस ईयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इफ प्रीवियस ईयर जीपी इज ऑलरेडी गिवन, अगर आपको प्रीवियस ईयर जीपी गिवन है तो देन इन क्वेश्चन और सम अदर बेसिस इज गिवन टू एस्टिमेट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, देन जीपी और दैट बेसिस शुड बी यूज्ड। तो बेसिकली तो हमें क्या करना, करंट की जीपी चाहिए। अगर कोई ऐसी जानकारी दी है जहां से आपको डायरेक्टली ये पता लग रहा है कि करंट नहीं होगी, तो प्रीवियस ईयर से कोई मतलब नहीं है। देखो, हम प्रीवियस ईयर से जीपी इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें ईयर की जीपी का अंदाजा नहीं है। अगर हमें रियल पिक्चर का अंदाजा है कि जीपी इतनी होगी, प्रीवियस ईयर की जीपी चाहे क्वेश्चन में दी भी हो तब भी हमें उसे कंसीडर नहीं करना। हम तभी करेंगे ना जब एक्चुअल नहीं पता होगा। अगर एक्चुअली पता लग रहा है कि जिस जीपी के कर रहे थे तो मुझे प्रीवियस ईयर की जीपी से क्या मतलब है, तो इसलिए वो लिखा है। उसके बाद आ गया जीपी। अगले पार्ट में सर्वे वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा। नॉर्मल लॉस अगर होता है तो जीपी नॉर्मल उसको हटा देना। कोई भी अबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट वैसे भी मैं बता दूं ट्रेडिंग में अबनॉर्मल लॉस को तुम हटा ही देते होते हैं। मेमोरेंडम में भी अबनॉर्मल हुआ तो हटा दो। देखो, अगर आग लगने से अबनॉर्मल है वही तो वही निकाल। अबनॉर्मल यहां पर ये होगा कि कोई आइटम पड़ी पड़ी खराब हो गई है, उसको राइट ऑफ कर दिया या उसको घाटे पर बेच दिया, उस पर नॉर्मल सेलिंग प्राइस मिला नहीं है, उसको हटा देंगे। उसके इफेक्ट को कैसे हटाना वो हम क्वेश्चन वाइज देखेंगे। या तो सेल में उसको हटा देंगे या उसका कॉलम अलग बना लेंगे या परचेज में से ही गुड्स को हटा देंगे, तो उसको उसका इफेक्ट आपके जीपी पे नहीं आना चाहिए। आपने हमेशा आपने इस तरीके से ट्रीट करना है कि आपको जो जीपी आएगा ना प्रीवियस ईयर का वो नॉर्मल गुड्स का आना चाहिए, एबनॉर्मेलिटी का नहीं आना, उसका इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा। चलिए, जीपी रेशियो ने प्रीवियस ईयर की। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी पिछले साल की जीपी पता है तो ये ऊपर वाला पहला स्टेप सर्वेयर फॉलो नहीं करेगा। सर्वेयर पहला स्टेप क्यों फॉलो करेगा ना कि उसको जीपी चाहिए पिछले साल की, ताकि वो करंट ईयर की जीपी एस्टिमेट कर ले। अब मान लीजिए क्वेश्चन में या तो करंट ईयर की जीपी गिवन है या प्रीवियस ईयर की जीपी ऑलरेडी दे रखी है, तो वो सीधा सेकंड स्टेप पे जाएगा, वो फर्स्ट स्टेप को फॉलो नहीं करेगा। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, वो कहता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, मेमोरेंडम इसलिए बोल दिया क्योंकि इन बिटवीन द ईयर बन रहा है। ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा। तो सेकंड स्टेप में सर्वेयर प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू द डेट ऑफ फायर टू एस्टिमेट द स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एज फॉलो। और उसी को जो स्टॉक आएगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से जो स्टॉक आएगा वही आपकी क्या होगी, इंश्योरेबल वैल्यू होगी। तो देखिए, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ फायर, फिजिकल मूवमेंट हमें इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिकली गुड्स मूव हो रहे हैं तो सेल है, अगर फिजिकली गुड्स आ रहे हैं तो परचेज है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक जो आपने खरीदा टू परचेज, स्टॉक रिसीव लिया मैंने यहां पर, स्टॉक रिसीव लिया है, बिलिंग के हिसाब से स्टॉक नहीं लिया। हो सकता है बिलिंग के हिसाब से स्टॉक हो वो ज्यादा हो, लेकिन यहां मुझे स्टॉक रिसीव चाहिए जो मेरे पास आया है, क्योंकि वही जला होगा ना। जो स्टॉक बिलिंग में है लेकिन पड़ा कहीं और है वो तो मुझे यहां लेना ही नहीं है, क्योंकि वो तो जला ही नहीं होगा। ठीक है, वो तो इंश्योरेबल वैल्यू में आएगा ही नहीं। तो चलिए, परचेज स्टॉक रिसीव इतना, उसमें से अगर हमने कोई स्टॉक एडवर्टीजमेंट के लिए भेज कर दिया, अगर कहीं और यूज हो गया माइनस कर दिया, और अगर ड्राइंग्स के रूप में कोई पार्टनर या प्रोप्राइटर विड्रॉ करके ले गया तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो परचेज आपने उतनी काउंट करनी है जितनी फिजिकली आपके पास आई थी और किसी और पर्पस के लिए यूज हुई। ठीक है, सेल
सेल में आपने वही सेल कंसीडर करनी है जो डिस्पैच हुए हैं, इसलिए अगर इतनी सेल है उसमें से गुड्स जिसमें डिस्पैच नहीं हुए हैं वो माइनस कर देंगे, तो ये आपकी सेल काउंट की जाएगी, क्योंकि आपको अल्टीमेटली फिजिकली देखना है ना कि क्लोजिंग स्टॉक में कितने गुड्स बचे थे जिस दिन आग लगी है। ठीक है, अगर किसी को गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस भेजे हैं उसको भी सेल ट्रीट करेंगे, चाहे, क्योंकि फिजिकली तो जा चुके हैं ना, चाहे उसने अप्रूवल नहीं दी अभी भी सेल की, सेल गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस क्लियर है ना कि हमने गुड्स, लेकिन अगर अप्रूवल नहीं आई है तब भी हम उसे सेल ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कंजाइनी को गुड्स भेजें और तब भी हम उसको सेल ट्रीट कर लेंगे क्योंकि फिजिकली गुड्स मूव हो चुके हैं। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर किया जाएगा, और फिर जो ये सेल हुई है यहां पर, इसके ऊपर जीपी रेशियो हमने प्रीवियस ईयर की फॉलो कर ली, ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना उसे बोलेंगे स्टॉक ऑन डेट ऑफ, और यही हमारी इंश्योरेबल वैल्यू होगी। तो दूसरे स्टेप में हम लोग इंश्योरेबल वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंश्योरेबल वैल्यू निकालते समय कुछ नोट्स हमने ध्यान देने हैं। वाइल प्रिपेयरिंग अबव मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं अकाउंटिंग के लिए, यहां हमें यह देखना है कि स्टॉक कितना था, फिजिकल स्टॉक कितना था, बुक्स वाला स्टॉक नहीं देखना। इफ गुड्स आर फिजिकली विद अस ऑन डेट ऑफ फायर देन सच गुड्स आर इंक्लूडेड, एंड इफ गुड्स आर नॉट विद अस एज ऑन डेट ऑफ फायर देन सच गुड्स आर एक्सक्लूडेड। तो हमें फिजिकल मूवमेंट को देखना है, अगर गुड्स फिजिकली आए हैं तो कंसीडर किया जाएगा उसे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में, और अगर वो गुड्स नहीं आए तो नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर सेल तभी माननी है जब फिजिकली गुड्स मूव हुए हैं, अगर फिजिकली गुड्स मूव नहीं हुए तो हम उसको सेल ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज सेपरेटली कैलकुलेटेड फॉर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्टॉक। ठीक है, अगर आपके पास दो तरीके का स्टॉक है, एक नॉर्मल स्टॉक है, एक एबनॉर्मल स्टॉक है, तो दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नॉर्मल स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक अलग निकालना होगा और एबनॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक अलग निकालना होगा, दोनों पे क्लेम अलग अलग मिलेगा। तो आपको दो कॉलम बनाने होंगे अगर आपके गुड्स हैं या नॉर्मल गुड्स हैं। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनमें नॉर्मल जीपी रेशियो फॉलो हो जाती है, और अब नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन लोग या तो लोअर प्राइस पे बेचते हैं या घाटे पे बेचते हैं, तो उनको आपने अलग ट्रीट करना है। और नॉर्मल गुड्स की वैल्यू दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना, दो कॉलम बना के कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एंड देयरफॉर सेपरेट कॉलम इज प्रिपेयर्ड इन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर नॉर्मल आइटम्स एंड एबनॉर्मल आइटम्स। तो आपके पास अगर एबनॉर्मल आइटम है उसका स्टॉक आपके पास अलग आएगा। नोट सी बोथ ट्रेडिंग अकाउंट इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 शुड बी आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ऑफ कोर्स अगर गलती है तो उसको ठीक करके बनाएंगे। तो दो स्टेप्स हो गए, पहला स्टेप में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का जीपी निकाला, और सेकंड स्टेप में हम लोगों ने स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर निकाला। अगर हमारे पास जीपी ऑलरेडी गिवन है तो हम पहला स्टेप सर्वेयर जो है वो फॉलो नहीं करेगा। अब आते हैं तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में वो कैलकुलेट करेगा कि लॉस कितना हुआ, इंश्योरेबल वैल्यू से पता लगी। तीसरा स्टेप है आफ्टर कैलकुलेटिंग इंश्योरेबल वैल्यू सर्वेयर कैलकुलेट लॉस ऑन डेट ऑफ फायर। वो कैलकुलेट करेगा कि जिस दिन आग लगी उस दिन का लॉस कितना था, और वो कैसे लगे कैलकुलेट करेगा, वो देखेगा इतना स्टॉक था उसके पास। ठीक है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर नॉर्मल इतना, एबनॉर्मल इतना, इसी को इंश्योरेबल वैल्यू बोलेंगे। इसमें से जो बच गया, ठीक है, वो माइनस कर देगा, ये लॉस हो गया, और साथ में फायर एक्सटिंग्विशमेंट करने के जो खर्चे होंगे वो भी ऐड किए जाएंगे, उसका क्लेम भी मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी अगर ओनर ने, मालिक ने, पार्टनर ने या प्रोप्राइटर ने आग बुझाने के लिए कोई खर्चा एफर्ट किया ना, वो भी क्लेम का पार्ट बनेगा, क्योंकि आग बुझाने से फायदा अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी को ही होगा। ठीक है, तो उसका क्लेम भी मिलता है। अगर मान लो कहीं आग लग जाती है तो आप उस स्टॉक जल रहा है और आप उस आग को बुझाने के लिए एफर्ट कर रहे हो, तो जितना खर्चा करोगे इंश्योरेंस कंपनी उस हिसाब से भी आपको क्लेम देगी, उसका भी क्लेम मिलेगा आपको। स्टॉक का भी मिलता है और बुझाने के खर्चों का भी मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा, अगर स्टॉक बच गया तो फायदा तो किसको होगा, इंश्योरेंस कंपनी को ही होगा। ठीक है, तो उसके आपको ये टोटल लॉस माना जाएगा, और आपके पास टोटल लॉस भी आ गया, आपके पास इंश्योरेबल वैल्यू भी आ गई है, और आपके पास क्या लास्ट में क्या है, सम इंश्योर्ड भी पता होगा क्वेश्चन में, तो आप अप्लाई करके अमाउंट निकाल लोगे। कुछ नोट्स यहां पर भी हैं जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे।
इफ सैल्वेज स्टॉक इज टेकन बाय इंश्योरेंस कंपनी, अगर मान लीजिए जो स्टॉक सैल्वेज हो गया, जो हमने माइनस किया है, अगर वो इंश्योरेंस कंपनी ही लेगी है, फिर हम उसे भी लॉस मानेंगे, फिर माइनस नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स हमारे लिए तो लॉस ही हो गया ना। अगर मान लीजिए स्टॉक कंपनी कहती है कि ये स्टॉक हम छोड़ेंगे नहीं आपके पास, ये बचा हुआ स्टॉक हम ले जाएंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी को उस केस में टोटल क्लेम देना पड़ेगा, तो वहां जो लॉस है वो इक्वल टू द इंश्योरेबल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। देन सच स्टॉक इज आल्सो ट्रीटेड एज लॉस। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू सेव गुड्स एट द टाइम ऑफ फायर इज आल्सो पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी उसका भी क्लेम की। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्लेम की कैलकुलेशन करोगे। अगर तो इंश्योरेबल वैल्यू सम इंश्योर्ड के बराबर है, फिर तो क्लेम टोटल लॉस के बराबर आएगा, और अगर इंश्योरेबल वैल्यू ज्यादा है सम इंश्योर्ड से, तो वहां पे हम एवरेज क्लॉज अप्लाई करके अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स है, ठीक है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? इस तरीके से हमारा पहले वाला टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, जिसमें हम लोगों ने लॉस ऑफ स्टॉक की कैलकुलेट करनी थी, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। 4 स्टेप्स में, पहला स्टेप में प्रीवियस ईयर की जीपी निकाली जाएगी, सेकंड स्टेप में हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, जिससे हमें पता लगेगा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है, थर्ड स्टेप में हम लॉस की कैलकुलेशन करेंगे, और फोर्थ स्टेप में हम क्लेम की कैलकुलेशन करेंगे। और जब आप सारी चीजें कर लोगे तो खत्म हो गया। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो कि कल की क्लास स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन करेंगे। स्टडी मटेरियल के इसके जितने भी क्वेश्चंस है कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। तो आज इतना ही, थैंक यू।